Hello students, welcome back to Science Adda. I am Juhi Singh and today we are going to discuss about how the respiration occurs in plants. Plants में respiration कैसे होता है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था respiration क्या है, उसमें types of respiration हम लोगों ने पढ़ा था, stages of respiration पढ़ा था, साथ ही ATP के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में respiration कैसे होता है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, किन किन पॉइंट्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन रूट्स। प्लांट के जो रूट्स है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, साथ ही स्टेम्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, और साथ ही रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या सिमिलैरिटीज है एंड क्या डिसिमिलैरिटीज है, इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, जस्ट लाइक अस। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन प्रोसेस में। और उसके अपोजिट होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों होता है प्लांट्स में। ओके, सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगा तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, गैसेस एक्सचेंज होंगे। अब प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, और उसको बाहर निकालना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एक्सचेंज कैसे होता है? तो वो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, राइट। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट के सेल्स के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के सेल से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है कि जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग होता है। वो अपना इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रूट की बात करें तो रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, तो वो उस ऑक्सीजन गैस के लिए लीव्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपनी नीड को खुद ही पूरा कर लेता है। ठीक है, उसको रूट को ऑक्सीजन चाहिए तो वो खुद ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेता है, वो लीव्स पे डिपेंड नहीं रहता है कि लीव्स से मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, वो बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपना इंडिविजुअली करते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग पार्ट्स में मैंने बताया कि रेस्पिरेशन अलग होता है, तो प्रोसेस भी अलग ही थोड़ा बहुत होगा कि किस तरीके से रूट्स में रेस्पिरेशन होगा, किस तरीके से स्टेम्स में रेस्पिरेशन होगा, लीव्स में होगा। ओके, तो जो रूट्स है, रूट्स में रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? तो रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अगर हम लोग स्टेम की बात करें, प्लांट की अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम के लिए कौन है? स्टोमाटा। स्टोमाटा हेल्प करता है, साथ ही लेंटिसेल हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग लीव्स की बात करें, पत्तियों में, तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है स्टोमाटा, है ना। लीव्स पे स्टोमाटा होते हैं, तो स्टोमाटा गैसेस का एक्सचेंज करता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे रूट हेयर क्या है, स्टोमाटा क्या है, लेंटिसेल क्या है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट से। नाउ रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझा जाए। यहाँ रूट का मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, इसमें ये रूट्स है जो कि सॉइल के अंदर है। साथ ही इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। ओके, तो रूट हेयर जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं? सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर स्पेस थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, उसमें गैसेस रहते हैं, तो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन गैस को लेने का काम कौन करेगा? रूट हेयर करेगा। और किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो ये रूट हेयर के हेल्प से जो ऑक्सीजन है वो रूट्स में पहुंच जाता है और फिर वो वहां पे सेल्स से एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है कि रूट के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिल जाता है, इसके हेल्प से, रूट हेयर के हेल्प से। तो इसमें रूट हेयर हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन को सॉइल से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेता है और रूट के हर एक सेल तक पहुंच जाने के बाद यह रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो देखिए, रूट हैव मेनी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर। रूट में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। आप लोग किसी भी प्लांट का रूट निकाल के देखिए तो आपको रूट हेयर दिख जाएगा, ठीक है। रूट में भी बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स टाइप के होते हैं, तो उनको रूट हेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है रूट हेयर एक्सचेंज द गैसेस फॉर रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। तो रूट हेयर क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो रूट हेयर के ही थ्रू रूट के अंदर जाएगा, रूट के सेल्स में। और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रूट हेयर से ही फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहा है, रूट हेयर कर रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा किसी भी प्लांट को वाटर दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि वो प्लांट सूख जाता है या मर जाता है प्लांट। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग सोचते हैं कि अरे हम लोगों ने तो प्लांट में पानी दिया फिर भी प्लांट क्यों नहीं बच पाया। हम लोग और उसमें पानी डालते हैं कि चलो किसी तरीके से प्लांट को बचाना है, बट नहीं हो पाता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न देखते हैं। उसका रीज़न ये है कि मिट्टी में एयर के लिए भी जगह चाहिए, वाटर के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है ना। सब चीज़ों के लिए जगह चाहिए। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टी है तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, तो मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी भी रहता है, वाटर भी रहता है, और साथ ही गैसेस के लिए भी जगह रहता है, एयर के लिए भी स्पेस होता है। बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल दें मिट्टी में तो क्या होगा कि वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या करता है, पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, पूरा जगह ले लेता है वाटर ही। तो फिर एयर के लिए मिट्टी में जगह ही नहीं बचता है, ठीक है। अगर एयर के लिए जगह ही नहीं बचा तो रूट्स को एयर मिलेगा कहाँ से, क्योंकि रूट्स तो बाहर है नहीं, एयर में तो है नहीं, वो इधर ऊपर तो है नहीं कि वो एयर से ऑक्सीजन को ले ले, है ना। उन्हें तो मिट्टी से ही ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मिट्टी में गैसेज ही नहीं होंगे तो रूट हेयर कहाँ से फिर ऑक्सीजन लेगा। तो हम लोग ये गलती कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी तो प्रॉपर अमाउंट में मिलता है प्लांट को, लेकिन एयर नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और प्लांट जो है वो फिर ग्रो नहीं कर पाता, वो सूख जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। व्हेन वी प्रोवाइड एक्सेस वाटर टू द सॉइल देन देयर विल बी नो स्पेस फॉर ऑक्सीजन गैस इन द सॉइल। ऑक्सीजन गैस बोलो या फिर एयर बोलो, ठीक है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं मिट्टी में तो वहाँ पे फिर एयर के लिए या फिर ऑक्सीजन गैस के लिए जगह नहीं बचता है। सो देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन तो अब खत्म है ना, सारा का सारा स्पेस कौन ले लिया, वाटर ले लिया, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। एंड ड्यू टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन विल ऑकर। अगर ऑक्सीजन नहीं है मिट्टी में तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट में क्या बनता है, इथानॉल बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो इथानॉल बनेगा, और इथानॉल क्या करता है कि प्लांट की रूट्स को मार देता है, ठीक है। क्या करेगा वो, इथानॉल प्लांट के लिए हार्मफुल है, तो इथानॉल क्या करेगा, रूट में अब बन रहा है ना रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है रूट्स को, तो यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। रूट पे क्या कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या बना, इथानॉल। बट ये इथानॉल प्लांट्स के लिए सही नहीं है, तो ये इथानॉल क्या करेगा, रूट्स को मार देगा, रूट्स को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर रूट्स ही नहीं बचेगा प्लांट का तो क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इथानॉल विल किल द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड प्लांट विल डाई। तो अगर इथानॉल है तो रूट्स मर जाएंगे, जब तो प्लांट भी फिर मर जाएगा। तो इसीलिए प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड एयर सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये है रूट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेम में कैसे होता है रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो स्टेम में रेस्पिरेशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स, जिनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, और साथ ही उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वुडी होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो पेड़ है, बड़े बड़े जो ट्रीज है, उनके स्टेम
क्या होते हैं, उनमें स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, प्लस वो ग्रीन कलर के भी नहीं होते हैं, वो ब्राउन कलर में होते हैं, ब्राउन ब्लैक में, और साथ ही उनके स्टेम में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। तो अगर स्टोमाटा जहाँ है, जिस भी प्लांट के जिस पार्ट में स्टोमाटा है, तो स्टोमाटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग हर्बेशियस प्लांट की बात करें, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें क्या होगा कि स्टोमाटा पाया जाएगा, ठीक है, स्टेम में, इस प्लांट के स्टेम में, ये स्टेम है तो इसमें स्टोमाटा मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टोमाटा के ही थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, और फिर जो गैस, जो ऑक्सीजन है, वो स्टेम्स में जो स्टोमाटा है वो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन गैस को लेता है और फिर हर एक सेल को क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। स्टेम के हर एक सेल तक एयर पहुंच जाता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। उसके बाद क्या होगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी स्टेम से कहाँ से बाहर निकलेगा, तो स्टोमाटा से। यानी कि गैसेस का एक्सचेंज हर्बेशियस प्लांट में स्टेम में कौन कर रहा है, तो स्टोमाटा करता है, और इसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे रेस्पिरेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग वुडी ट्री की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ब्राउन कलर के होते हैं, और बाहर का जो सेल होता है वो डेड सेल होता है, ठीक है, ब्राउन कलर के ये होंगे, और इसमें स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। स्टोमाटा की जगह इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ट्री में उनके जो स्टेम है उनको हम ट्रंक बोलते हैं, तो उसमें क्या पोर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, है ना, रफ होते हैं काफी वो, तो उन्हें ही लेंटिसेल बोला जाता है। इन वुडी प्लांट और ट्रीज मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन स्टेम एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर कॉल्ड लेंटिसेल। देखिए लेंटिसेल ऐसे मान लीजिए, ये एक हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पे, मतलब कि ये है आपका बार्क है ना, जो ट्री है उसका बार्क है, बीच में आपको रूखा रूखा टाइप से पोर दिखाई देगा, ठीक है, छेद टाइप का दिखाई देगा, उसे बोलते हैं लेंटिसेल। ये आपको कहाँ दिखेगा, वुडी ट्रीज में, या फिर वुडी प्लांट, या फिर वुडी ट्रीज में। अब है कि इस लेंटिसेल के ही थ्रू ऑक्सीजन गैस एयर से जाएगा प्लांट सेल के अंदर। तो ये जो स्टेम है इसके हर एक सेल तक फिर ये O2 गैस क्या होगा, जाएगा, इसी लेंटिसेल के थ्रू एंटर करेगा स्टेम में, ठीक है। और फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो भी इसी लेंटिसेल से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग वुडी प्लांट या ट्री की बात करें तो उसमें लेंटिसेल पाया जाता है जो कि गैसेस का एक्सचेंज करता है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट इन स्मॉल हर्बेशियस प्लांट स्टोमाटा पाए जाते हैं स्टेम में, तो स्टोमाटा के ही थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किस टॉपिक पे, रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में देखते हैं, राइट, रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो लीव्स में देखिए यहाँ पे लीव्स का एक मैंने पिक्चर बनाया हुआ है। तो लीव्स में हम लोग जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। और ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है प्लांट, कब, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो वहाँ भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो कौन हेल्प करता है लीव्स में, स्टोमाटा करता है। सेम रेस्पिरेशन के लिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए, है ना, गैसेस का एक्सचेंज करना होता है रेस्पिरेशन में भी। तो यहाँ भी कौन हेल्प करता है, स्टोमाटा करता है, कहाँ पे, लीव्स में, ओके। तो यहाँ देखिए स्टोमाटा क्या है, ये स्टोमा है। अगर एक स्टोमाटा है, मतलब कि एक अगर है तो उसको स्टोमा बोलते हैं, और बहुत सारे अगर रहते हैं तो सबको मिला के हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। तो एक स्टोमा में दो सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, यहाँ एंड पे दोनों अटैच्ड होते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और उनके बीच में जो पोर होता है उसे स्टोमेटल पोर बोला जाता है। स्टोमाटा का भी मैंने बताया हुआ है सब कुछ, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप लोग चैनल पे जा करके हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मेन है कि लीव्स में अगर हो रहा है रेस्पिरेशन तो उस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करेगा, स्टोमाटा करेगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस
एंड रेस्पिरेशन में क्या सिमिलैरिटीज है एंड क्या डिससिमिलैरिटीज है। ओके, क्या क्या एक जैसा है और क्या अलग है, और कौन सा प्रोसेस कब होता है कब नहीं होता है, राइट। ओके, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या क्या सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज है। देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस हर टाइम होता है, दिन रात एवरी टाइम, जस्ट लाइक अस। हम लोगों में जैसे रेस्पिरेशन हमेशा चलते रहता है, अगर रेस्पिरेशन रुक जाए तो हम लोग ही ना बचे ना, तो वैसे ही प्लांट्स में भी दिन रात हमेशा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, जब सनलाइट मिले तब। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में प्लांट के हर एक पार्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। बट फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होता है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और एंड ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में। बट इन फोटोसिंथेसिस में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, साथ में सनलाइट का एनर्जी, लाइट एनर्जी, और बनता क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, O2 एंड फूड, ऑक्सीजन एंड फूड। एंड प्रोडक्ट इसमें हो गया रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट इसमें क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड फूड। तो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन एंड फूड। बट इन रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब इन दोनों का बैलेंसिंग कैसे होता है वो देखते हैं। दोनों प्रोसेसेस दिन के समय साथ में चलती है ना। डे टाइम में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, तो उस समय किस तरीके से जो बनता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर जो भी नीड्स होता है रिएक्शन के लिए, वो कैसे एक दूसरे का बैलेंस बना रहता है उसको देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस फूड चाहिए, है ना, ऑक्सीजन एंड फूड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए, तो क्या बनेगा, प्लस एनर्जी, एनर्जी को भी रहने दीजिए, क्या बनता है, फूड प्लस ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ जो बन रहा है ऑक्सीजन एंड फूड, वो क्या फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकता है, सॉरी, यहाँ जो चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वही बन रहा है ना, फूड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में निकल जाता है, एयर में वापस चला जाता है, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन चाहिए, अदर एनिमल्स को उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एयर में चाहिए। तो यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बना वो कुछ एयर में निकल जाता है, कुछ यूज हो जाता है किस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए भी प्लांट को O2 चाहिए, और प्लांट में ही O2 बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, साथ ही फूड बन रहा है प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये फूड भी कहाँ यूज हो जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन एंड फूड की कमी फोटोसिंथेसिस से पूरी हो जाती है। साथ ही यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है वो स्टेम भी ले रहा है, लीफ भी ले रहा है, रूट भी ले रहा है ना, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन का डिमांड पूरा हो जाता है। यानी कि प्लांट को दिन के समय ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको बाहर से वो ज़्यादा उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ बच भी जाता है जो कि एयर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब है कि यहाँ पे बनता है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट लेता है बाहर से, और साथ में जो रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना है उसको भी यूज कर लेता है। यानी कि इन दोनों प्रोसेसेस में जो भी एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं,
वो दिन के समय ये एक दूसरे से लेकर के क्या करते हैं, ये प्रोसेसेस यूज कर लेते हैं और इस तरीके से दोनों प्रोसेस दिन के समय काफी अच्छे से चलता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की, ठीक है। बट ये तो था डे टाइम में, बट नाइट में क्या होता है कि ओनली रेस्पिरेशन होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन, नो फोटोसिंथेसिस। क्योंकि रात के समय सनलाइट नहीं होता है, तो अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो उस समय रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन एंड फूड। तो ये ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से लेता है, तो ये एयर से ही सिर्फ लेता है, क्योंकि अब उसको फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ये पूरा का पूरा एयर से ही रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन आता है। कौन लेते हैं, स्टेम, लीफ एंड रूट्स। और साथ में जो प्लांट में जो फूड स्टोर्ड रहता है ना फूड, फोटोसिंथेसिस प्लस कुछ फूड स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, कुछ तो रेस्पिरेशन के लिए दे देते हैं, कुछ फूड जमा कर लेते हैं। जो स्टोर्ड फूड है उसको यूज करता है प्लांट रात के समय रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन एंड फूड दोनों प्लांट को मिल गए। अब रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, अब प्लांट इसका करेगा क्या रात के समय, अब तो रात के समय फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट क्या करता है, तो इसको एयर में रिलीज करता है। मतलब कि रात के समय उल्टा हो रहा है, दिन के समय प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकालता है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन फूड चाहिए वो प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस से मिल जा रहा है, इसीलिए वो बाहर से नहीं लेता ऑक्सीजन गैस को, बाहर से लेता बट उतना नहीं लेता, कम लेता है, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा, एयर से लेगा, हवा से लेगा, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको भी वो रख नहीं सकता, प्लांट को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रात के समय प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय किसी भी घने पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही सिर्फ होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि प्लांट ऑक्सीजन को बाहर से ज़्यादा ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है बाहर। तो रात के समय तो अगर सोया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे इंसान सो रहा है उस पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की कमी अगर रहेगी तो वो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो ये है पूरा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।